ये यूजुअली डायग्राम के तौर पे नहीं सिखाया जाता, इसलिए बच्चों को इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। बट मुझे लगता है इन चारों में से अगर सबसे ज़्यादा आसान है तो ये है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जब आप सीखते हो तो आपको सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्या क्या आता है, बाइसेक्शन मेथड आती है, रेगुलर फॉल्सी आती है और न्यूटन रैप्सन। यार बहुत फेमस मेथड्स है ये तीनों के तीनों। ये तीन को आप सबसे पहले, मतलब आप अगर पढ़ाई को बैठे हो तो ये तीन टॉपिक करके बाजू में हट जाओ, तीनों मिलके आपके 3 घंटे में हो जाएगा। नहीं तो जो 70 आउट ऑफ 70 को एम कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए एम कर रहे हैं, तो वो लोग भाई वैसे भी सॉल्व के अच्छे से करो, 2-3 सम सॉल्व करके देखो, टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन फिर आपको ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये ऑप्शन में आप रहोगे जो कि आपको हमेशा लगता है। सो आपको जो दिया गया डेटा रहता है वो मोस्टली, मतलब इसके 1-2 सम अगर आप छोड़ो तो मोस्टली आपको दिया हुआ डेटा हमेशा क्या होता है, रॉ मोमेंट्स होता है। K1 हो, K2 हो, K3 हो, K4 को फाइंड करने के लिए फॉर्मूले बहुत तगड़े रटने पड़ेंगे और 2-2 सम मिनिमम सॉल्व करने पड़ेंगे, 2-2 सम सॉल्व करने पड़ेंगे। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों यार, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 कंप्यूटर आईटी और AIML की स्ट्रेटेजी करनी है, वो भी 2025 के आपके एंड सेमेस्टर के लिए। क्विकली अराउंड 20 मिनट्स में ये स्ट्रेटेजी में खत्म करूंगा, जहां पे मैं आपको चारों के चारों यूनिट्स के इनसाइट्स दूंगा, सिलेबस क्या है, क्या नहीं करना है, क्या बहुत ज्यादा करना है, अब तक के लास्ट 6 पेपर्स में क्या क्या आया था, उसमें से हम लोग क्या ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज इट इज अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ये स्ट्रेटेजी वीडियो देखने के बाद आपकी पढ़ाई का प्लान जो है वो आप रीवर्क करो, अच्छे से रीफ्रेमिंग करो। और हाँ, कॉन्सेप्ट ही आपके किंग होने वाले हैं। PYQ के साथ साथ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करना, और कॉन्सेप्ट अच्छे करने के लिए आपको पता है क्या करना होता है। आलसी इंजीनियरिंग का ऐप है जहां पे M3 कंप्यूटर आईटी AIML का सेपरेट कोर्स है, क्यूरेटेड कोर्स है। तो प्लीज आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा, डेमोसेशन देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप कोर्स खरीद सकते हो। कम समय में बहुत ज्यादा पढ़ाई होगी, इसका एश्योरेंस आपके सर आपको दे रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपके यूनिट नंबर 3 के लिए, यूनिट नंबर 3 का नाम है स्टैटिस्टिक्स। इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर यूनिट, ये है आपके कुछ टॉपिक्स जो कि आपको सिलेबस में दिए हुए हैं करने के लिए। अरिथमेटिक मीन फाइंड करना, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मोमेंट्स, कोरिलेशन, रिग्रेशन और कोफिटिंग। अब इसमें से सर हम लोगों को क्या सीक्वेंस से क्या क्या करना है, एक बारी आप बताओगे क्या? तो मैं आपको बता दूं, जब मैं शुरू कर रहा हूं इन सारी चीजों का एनालिसिस, एट द सेम टाइम आप राइट हैंड साइड में देख पाओगे, आपको एक चीज दिखाई देगी जहां पे सारे के सारे अब तक के आपके आए हुए पेपर का एनालिसिस है, कौन से क्वेश्चन को कौन से क्वेश्चंस ओरिंग में आए हुए। आपने कुछ चीजें अगर देख के नोटिस की होगी तो आपको समझ में आया होगा कि भाई साहब आपका कर्व फिटिंग इधर भी आता है और कर्व फिटिंग इधर भी आता है। इसका मतलब ये तो तय कि ये बहुत ही जबरदस्त वाला टॉपिक है। कर्व फिटिंग की प्रैक्टिस हम लोगों को बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। अब इसके साथ साथ कहीं पे आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का सम है तो कहीं पे आपको मोमेंट का सम है। तो मोस्टली मोमेंट को ओरिंग में जो आता है वो आता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के सम्स। तो ये एक मुझे कुछ रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाई दिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिग्रेशन को ऑप्शन में आता है कोरिलेशन, और कोरिलेशन रिग्रेशन बेसिकली प्रोसेस सेम ही है, बस आपको क्या पूछा गया है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। शुरुआत करता हूं। मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन और कोएफिशिएंट वेरिएशन में से हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो आप अरिथमेटिक मीन को बहुत अच्छे से करो। अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है एक्स बार को फाइंड करने की आपको सही तरीके से प्रैक्टिस आनी चाहिए। एक्स बार के 2 फॉर्मूलाज है। अब ये पहला पैच होने के बाद आपको आना चाहिए किस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट किया जाता है। दैट इज सिग्मा विच इज इक्वल टू h इंटू अंडर रूट ऑफ, ऐसे कुछ खतरनाक वाला फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला के कुछ सम्स आपको सॉल्व करते आने चाहिए। एंड उसके बाद आता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसका फॉर्मूला पता है आपको क्या है? सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू क्या किया हुआ है 100। देख के ही पता चलता है सिग्मा स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड डिवीएशन। जो प्रैक्टिस करी है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट करना जरूरी है। और अरिथमेटिक मीन यानी कि एक्स बार, जो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम लोगों को फाइंड आउट करना है। हमेशा यहाँ पे एक और चीज पूछी जाती है रिगार्डिंग विच टीम इज मोर कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंसी के बारे में जब बात होती है तो आप देखो, कंसिस्टेंसी ज्यादा तो आपका सीवी कम होता है। तो ये कंसिस्टेंसी पे मैं लिख दूं अगर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी ज्यादा तो आपका सीवी का जो कैलकुलेशन होता है वो क्या होता है? कम होता है। तो ये कुछ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है जिसके ऊपर के सम्स आपको प्रैक्टिस करनी। ये प्रैक्टिस करने के लिए कैल्सी की जरूरत पड़ेगी। तो प्लीज पहले ये पैच आप खत्म कर लीजिए आपके इस यूनिट का।
नेक्स्ट यू कैन जंप फॉर मोमेंट्स। अब मोमेंट्स में जंप करोगे तो मोमेंट्स में बेसिकली यार इसके ऊपर जो सम्स आते हैं, स्कोरिंग ये आता है, तो मोमेंट्स में अगर आप ध्यान दोगे तो दो टाइप के मोमेंट्स होते हैं, एक जिसे कहा जाता है आपके रॉ मोमेंट और दूसरा जो है उसे कहा जाता है आपके सेंट्रल मोमेंट। तो यूजुअली आपको सारे के सारे μ1 डैश हो, μ2 डैश हो, μ3 डैश हो और μ4 डैश हो, ऐसे 4 रॉ मोमेंट्स यूजुअली दिए जाते हैं और आपको इनको लेके फाइंड आउट करना पड़ता है μ1 μ2 μ3 μ4 जिनको कहते हैं 4 सेंट्रल मोमेंट। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और कोएफिशिएंट ऑफ कुर्तोसिस, ऐसी 6 क्वांटिटीज आपको मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है। मैं वापस बता रहा हूं, आपको जो दिया गया डेटा रहता है वो मोस्टली, मतलब इसके एक दो सम अगर आप छोड़ो तो मोस्टली आपको दिया हुआ डेटा हमेशा क्या होता है, रॉ मोमेंट्स होता है। रॉ मोमेंट्स को यूज करके आप लोग सेंट्रल मोमेंट्स और बीटा 1 और बीटा 2 को फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत सिंपल है। अगर आपको इसकी फॉर्मूला की ट्रिक्स पता चली, किस तरीके से यार मैंने पास्कल्स ट्रायंगल यूज किया हुआ है, किस तरीके से मैंने फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक्स बताई है, ये अगर आपको सही से समझ में आया ना तो फॉर्मूले 4-4 5-5 बार लिख लो दोस्तों। मैं आपको वापस यहाँ पे बताता हूँ, ये देखो आपके सर ने यहाँ पे पूरा सेटअप लगा के रखा हुआ है। अरिथमेटिक मीन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की सेटअप, देन मोमेंट्स में हम लोगों को क्या क्या याद रखना है, कितनी चीजें याद रखनी है, स्क्यूनेस क्या होता है, कुर्तोसिस क्या होता है, सब कुछ आपके सर ने आपको यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करके दिया हुआ है। अब इन दो टॉपिक के साथ साथ जो नेक्स्ट टॉपिक आते हैं वो आता है आपका कोरिलेशन और रिग्रेशन। भाई साहब, कोरिलेशन में हमें 6 फॉर्मूलेज याद रखने। कितने फॉर्मूलेज? 6, जहां पे आप देख सकते हो आपको कोरिलेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिलता है कोवेरियंस अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। अब ये अगर आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो एमसीक्यू में भी आता है, आपको सीक्वेंस बताता हूं। पहले आपको एक्स बार और वाई बार निकालना है। एक्स बार और वाई बार के लिए फॉर्मूला आप लोग देख लेना, कैलसी की जरूरत पड़ेगी। ये दो होने के बाद आपको कोवेरियंस, देन सिग्मा स्क्वायर एक्स एंड देन आपको सिग्मा स्क्वायर वाई फाइंड आउट करना है। एक बार ये 5 क्वांटिटीज आ गए तो इन 5 क्वांटिटीज को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और आपको जो चाहिए उस हिसाब से आप आपके आंसर्स लेके आ सकते हो। और एक चीज यहां पे याद रखना, जो कोरिलेशन का आपका आंसर आता है, दैट आंसर शुड नॉट एक्सीड 1 और शुड नॉट बी लेस देन -1। इसका मतलब इट शुड बी इन बिटवीन -1 से लेके 1 होना चाहिए। अब सर आपको क्या लगता है यहाँ पे किस तरीके का टेबल बनाना चाहिए? अब खुद मुझे बता दो। जब हम लोगों के पास ऐसा कुछ एनालिसिस है तो समेशन को आप नोट डाउन करोगे तो x और y तो दिया हुआ रहता है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो समेशन x आएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो समेशन y आएगा, देन देयर इज xy, देन देयर इज x स्क्वायर एंड देन देयर इज y स्क्वायर। ऐसा आपका टेबल बनना ही चाहिए दोस्तों, तभी जाके आप इसके सारे सम सॉल्व कर सकते हो। बहुत प्यारा है, बहुत सिंपल है। कुछ तो ऐसे सम है डायरेक्ट समेशंस की वैल्यूज दी है, तो अगर दी है तो फटाफट वैल्यू डालो, पुट करो और गेट योर आंसर्स डन। कैलसी में डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक के आपकी कैलकुलेशन जाने चाहिए। इतनी आपको प्रिकॉशन इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए लेनी ही पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट सर, अभी नेक्स्ट क्या सिखाओगे सर? नेक्स्ट क्या बता रहे हो आप? रिग्रेशन के बारे में बता रहे हो। रिग्रेशन जो है वो 2 तरीके का होता है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x और रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। तो जब इस तरीके की बात आती है तो आपको यहाँ पे उनके स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज और उनके लिए जो कोएफिशिएंट्स यूज किए गए, जैसे यहाँ पे बीटा वाई एक्स है, यहाँ पे बीटा एक्स वाई, और इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन अंडर रूट में मल्टीप्लाई करके लोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? r मिल जाएगा। दैट इज योर कोरिलेशन। सो ये स्टैंडर्ड रिग्रेशन की प्रोसेस है जो कि आपको करनी है। और लास्ट जो मैंने बोला था कि भाई कर्व फिटिंग, आप देखो आपको इस साइड में भी और उस साइड में भी कर्व फिटिंग के सम्स आते ही आते हैं, तो मतलब क्लियर है। एक तो 2 तरीके के कर्व फिटिंग आएंगे, यूजुअली 2 तरीके के, वैसे तो और भी बन सकते हैं। एक है y = ax + b, जहां पे उनको a और b हम लोगों को फाइंड करके देना है। a और b मतलब 2 अननोन्स मतलब 2 इक्वेशंस। तो ये है वो 2 इक्वेशंस। इसकी याद रखने की ट्रिक मैंने ऑलरेडी नोट्स में दी हुई है। अब ये आप भी आपके हिसाब से याद रखना। सेम तरीका आपका यूज होता है y = ax² + bx + c में। यहां पे भी आप देख सकते हो कि आपको a b c को फाइंड करके देना है, तो यहां पे आपके 3 फॉर्मूलेज बनने चाहिए। इन्हीं के साथ साथ कुछ पावर इक्वेशंस आ सकती है, जैसे कि देयर कैन बी ax⁻b वाला फॉर्मेट। तो ये अगर आया तो आपको टेक लॉग बोथ द साइड्स करके फिर जाके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर ये log a होगा एंड दिस विल बी b log x, राइट। तो ये फॉर्मेट वापस से, ये जो है ये बंदा b हो जाएगा, ये बंदा जो है ये बंदा जो है वो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि अभी कैपिटल X में आया, ये कैपिटल Y में आया, ऐसे कुछ करके वापस ax + b के फॉर्मेट में लेके आके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये भाई देखो एक्सप्लेनेशन की बात है, मैं यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी बताने आया हूँ तो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा। तो दिस बेसिकली एंड्स आर यूनिट। आप देख सकते हो इस तरीके से यूनिट नंबर 3 आपका पूरा का पूरा एंड होता है। एनालिसिस आपको समझ में आया क्या? ना बैकलॉग का डर, ना रिजल्ट की चिंता। अब इंजीनियरिंग में सिर्फ स्कोर ही स्कोर होगा। टॉप क्लास लर्निंग, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व PYQs, स्ट्रेटेजी सेशंस, डाउट सेशंस, 1-to-1 टीचर इंटरैक्शन के साथ अब यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड, अपडेटेड, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेंगे आल्स इंजीनियर के ऐप पर। ट्रस्टेड बाय 2 लाख+ स्टूडेंट्स। जॉइन अस, डाउनलोड द ऐप नाउ। थैंक यू।
अब यूनिट 3 के बाद जो नेक्स्ट हम लोग आगे जाएंगे दैट वुड बी आर यूनिट नंबर 4। दोस्तों प्रोबेबिलिटी वाला यूनिट है। इस यूनिट के बारे में बहुत बार बोल चुका हूं और मैंने हमेशा बोला हुआ है कि आपको ये 4 टॉपिक बहुत अच्छे से करने जिनको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 4 डिस्ट्रीब्यूशन से चारों एग्जाम्स में आते हैं, कोई 2-2 के कॉम्बिनेशंस में आप सारे पेपर्स यहाँ पे चेक कर सकते हो। दिसंबर 24 का एक पेपर में तो मुझे बहुत शॉकिंग था कि तीनों के तीनों डिस्ट्रीब्यूशन ही पूछे हुए थे। अच्छा है अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन करे तो ये देखो पूरे के पूरे 15 मार्क्स आपके जेब में। और अगर आप बोलोगे नहीं सर यूजुअली क्या आता है, ये देखो बाइनोमियल नॉर्मल, पॉइजन नॉर्मल, पॉइजन नॉर्मल, यहाँ पे पॉइजन एंड क्या आया देखो काई स्क्वायर आया। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस आपको एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। तो ये 4 डिस्ट्रीब्यूशंस आपको सही से करने हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए आपको कैल्सी का यूज बहुत प्रॉपरली करना है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एटलीस्ट 2। एक एग्जांपल दे रहा हूं, एटलीस्ट 2 इसका मतलब होता है आर जो है वो कम से कम 2 या फिर 2 से ज्यादा। अब ये r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है कि नहीं, ये सेम बंदा अब 2 से शुरू होगा तो आपका अपॉर्चुनिटी नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते आगे जाएगा जितने आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स है उतना। या फिर इसको दिखाने का एक और भी तरीका होता है जिसके बारे में बहुत बात करी है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ r ग्रेटर देन 2 कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी वेयर r इज लेस देन 2। अब लेस देन 2 में सैंपल्स क्या क्या होते हैं आपके 1 माइनस यहाँ पे होता है p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1। मोस्टली आजकल जो सम्स आते हैं वो इस टाइप पे आते हैं दोस्तों, बच्चों को समझ में नहीं आते। मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। ये एग्जांपल मैं ऑलरेडी क्लास में दे चुका हूँ कि भाई देखो अपने पास टोटल 10 चीज़ें और आपको काउंट करनी है जो 8 चीज़ें आपको लगती है। तो आप मुझे बता दो कि काउंटिंग जब आप करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 चीजें काउंट करने की जगह पे आप लोग क्या करो, टोटल 10 है ना, उसमें से सिर्फ 2 चीजें जो नहीं चाहिए वो हटा दो, है ना। सो टोटल मेरे पास हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है 1, उसमें से मुझे जो नहीं चाहिए, अब चाहिए कौन कौन 2 3 4 5 6 सब चाहिए, लेकिन कौन नहीं चाहिए भाई, मुझे 0 और 1 नहीं चाहिए, तो वो मैंने मेरे नंबर ऑफ आइटम्स में से हटा दिया, यानी कि मेरी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी में से हटा दिया। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि इन तीनों में आईएस बाइनोमियल पॉइजन और नॉर्मल में यूज होता है, आपको ये समझ में आना चाहिए। अब ये चारों टॉपिक्स की जब मैं बात करता हूँ आपको सामने सामने दिखा देता हूँ। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला पी ऑफ आर इज इक्वल टू NCR P रेस टू R Q रेस टू N माइनस R, वेर n इज नंबर ऑफ ट्रायल्स, N P Q R ये 4 प्लेयर्स होते हैं जो आपको निकालने हैं और यहाँ पे आपको वेरिएंस हो, मीन हो, स्टैंडर्ड डिविएशन हो, इनके बारे में पता होना चाहिए। सेम तरीका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, लेकिन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ N P और Q लगता है, वो भी N और P का मल्टीप्लिकेशन हमें एक वेरिएबल देता है दैट इज Z। सो यहाँ पे हमें एक Z नाम की चीज मिलती है। हैविंग सेड दिस, ये यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का वगैरह वगैरह जो भी आपका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये सब कुछ सारी चीजें आप बता तो रहे हो, अब हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें क्या करना चाहिए। तो भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये देखो ये 4 डायग्राम्स है, बहुत फेमस है। ये यूजुअली डायग्राम के तौर पे नहीं सिखाया जाता, इसलिए बच्चों को इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, बट मुझे लगता है इन चारों में से अगर सबसे ज़्यादा आसान है तो ये है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली आपकी गॉसियन कर्व यूज होती है और इस गॉसियन कर्व के बारे में आप लोगों को क्या वर्क करना है, यहाँ पे जो एक्सिस है वो यूजुअली एक्स एक्सिस होता है, हम लोग उसको कन्वर्ट करके z एक्सिस में दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको x1 और z1 के बीच का रिलेशनशिप पता होना चाहिए, x2 और z2, क्योंकि हम लोग दोनों पैरेलली दिखाने वाले एक्सिस। अब यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हम लोगों को लगते हैं, एक है म्यू जिसको हम लोग मीन कहेंगे, एक है सिग्मा जिसको स्टैंडर्ड डिविएशन कहेंगे। अब देखो एरिया अंडर द कर्व इज योर आंसर। सो ओवरऑल एरिया अंडर द कर्व कितना होगा, हाईएस्ट 1, बिकॉज हमें पता है हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अब इसका जो आधा पार्ट कंसिडर किया जाएगा उसको 0.5, इधर का आधा पार्ट उसको 0.5 कंसिडर करेंगे एरिया वाइज। अब इसमें भी हमें एरिया जितना जितना यहाँ पे शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है उसके आंसर्स निकालने, तो उसके स्टैंडर्ड लॉजिकल आंसर्स निकलते हैं दोस्तों। सब कुछ आपको आपके पेपर में क्वेश्चन में दिया जाता है, एरिया की वैल्यू, फिर जेड की वैल्यू, सब दिया जाता है। इसीलिए आई ऑलवेज से दिस इज द इजीएस्ट टॉपिक, लेकिन बच्चों को उसको तरीके से नहीं सिखाया गया, इस वजह से बच्चों को नहीं आता है। तो अगेन इट इज अ स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, प्लीज ये वीडियो आप अच्छे से देख लेना नोट्स में अगर आपने कोर्स नहीं लिया तो। सेकंड चीज, कुछ कम ज्यादा अगर आपको देखने तो यूट्यूब पे यार प्लेलिस्ट भी M3 की आपको चाहिए तो आप वहां से भी उठा सकते हो, कुछ चीजें कॉन्सेप्ट वाइज आपको करनी है तो आपको थोड़ी बहुत हेल्प वहां पे भी हो सकती है। सॉरी, इसके साथ साथ इस यूनिट में और 3 चीजें थी। एक थी कि भाई प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स, देन बेस थ्योरम एंड एक्सपेक्टेशंस एंड पीडीएफ सीडीएफ। तो मैं आपको बता दूं ये जो पीडीएफ सीडीएफ वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको लगेगा एमसीक्यू के कॉन्सेप्ट में, मतलब जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो। अब प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स हम लोगों को टारगेट हिट, टारगेट नॉट हिट, या फिर वो जो कार्ड्स के सम है वो, देन बैग में 3 बॉल्स है, 3 रेड है, 4 ब्लू बॉल्स है, वो वाले सम्स,
एंड मुझे ऐसे लगता है कि सबसे ज़्यादा सम जो आते हैं वो आते हैं इस टॉपिक के, जिसे कहते हैं ई ऑफ एक्स। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला दोस्तों, समेशन है एक्स आई और पी आई यहाँ पे लिखा हुआ जाता है। एन जो भी आपका आई का सैंपल रहेगा वो 1 से लेके जितना भी उनको लेके जाना है वो लोग लेके जा सकते हैं, वो उनकी मर्जी, जितना भी जाता है जैसे भी जाता है। ये आपका एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला, एक टेबल बना है, एक बार वो टेबल बन गया तो आपका काम यहाँ पे आसान हो जाएगा। तो मुझे पर्सनल लगता है बेस थ्योरम नहीं भी किया तो भी चल जाएगा, आप एक्सपेक्टेशंस बहुत अच्छे से कर लो और ये चारों डिस्ट्रीब्यूशंस अच्छे से कर लो, आपका फायदा हो सकता है। आप यहाँ पे पेपर्स चेक कर सकते हो, आपको ओवरऑल पेपर एनालिसिस से भी जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। यूनिट नंबर 5, ये सबसे लेंदी यूनिट है आपके उस सिलेबस में जो कि कॉम्प आईटी और एएमएल के लिए सेट किया गया है। भाई टोटल 11 टॉपिक्स है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कलर के वाइज भी आपको दिखाई देंगे। इन 11 टॉपिक में से सर हमें कौन से करने हैं, हम लोगों ने क्या दिमाग लगाना है, तो सब आपको बताता हूँ। बट आपको एक चीज़ का बस ख्याल रखना है, ये जब मैं बता रहा हूँ तब द फर्स्ट थिंग इज यहाँ पे हम लोगों को सब कुछ नहीं करना है। आप मुझे पूछोगे यहाँ पे इतने सारे सम्स एग्जाम में क्या क्या ज़्यादा आता है, तो मैं आपको बस यहाँ पे टिक करके दिखाता हूँ। ये जो बाइसेक्शंस, रेगुलर, सेकेंट और न्यूटन रैप्सन, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, ये जो सारी मेथड्स है, ये सारी मेथड्स आपको रूट्स निकाल के देती है। क्या देती है? निकाल के रूट्स। और कोई भी रूट जो होता है वो आपका कहाँ पे लाई करता है, लोकेशन आपके कर्व को क्या कर लेता है भाई, जीरो करता है, आपके इक्वेशन को जीरो करता है। सो इसके पहले की वैल्यू नेगेटिव, इसके पहले की बाद की वैल्यू पॉजिटिव, ऐसे सेट में ही आपका रूट लाई करता है। ये पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसे मैंने सीसॉ मेथड करके मेरे नोट्स में सिखाया हुआ है। अब ये जब आप सीखते हो तो आपको सबसे ज्यादा एग्जाम में क्या क्या आता है, बाइसेक्शन मेथड आती है, रेगुलर फॉल्सी आती है और न्यूटन रैप्सन। यार बहुत फेमस मेथड्स है ये तीनों के तीनों और बिल्कुल भी टफ नहीं है। हाँ लेंदी जरूर है बिकॉज आपको 4-4, 5-5 अप्रोक्सीमेशंस करने पड़ते हैं और तब जाके आपको इसके सोल्यूशंस निकल के आते, तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत है और ना कौन सी वैल्यू किधर लूं वाला कंफ्यूजन बहुत है। तो एक बार आप कॉन्सेप्ट करोगे ना, 2-3 सम देखो सर किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं वीडियो में, तब जाके आपका इसका काम होगा। अदरवाइज ये थोड़ा सा आपको टफ जाने के चांसेस मुझे तो पर्सनली लगते हैं क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। अब सर फिर मैंने सीकेंट और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन नहीं करना है क्या, तो देखो सीकेंट आया था मई 2024 या कुछ था पेपर, शायद किसी एक पेपर में सीकेंट का सम जो है वो एग्जाम में आया हुआ था। जस्ट अ सेकेंड, कहीं तो होगा, ये देखो दिसंबर 24 में आया हुआ था। तो कभी कभी एक्सट्रीम केस में एग्जाम में सम आ जाता है, बट देखो प्रैक्टिस आप करोगे ना, सबका लॉजिक उसके स्टैंडर्ड फॉर्मूला ना, आपको एलिमेंट वही यूज करने हैं और उन्हीं को पकड़ के आपको सॉल्विंग करना है। बस हर एक की एक्यूरेसी अलग अलग है, बस ये समझ लो। अब सबके फॉर्मूलाज अच्छे से करना, उसमें भी सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन आप स्किप कर सकते हो इफ यू वांट। तो मेरी तरफ से देखोगे तो मैं 4 आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे सकता हूँ कि 4 टॉपिक्स आप इसके कर लो। नेक्स्ट है जहाँ पे हम लोगों को जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस रहते हैं वो हम लोगों को सॉल्व करके x1, x2, x3 या फिर y1, y2, y3 के आंसर्स मिलते हैं। यार बहुत फेमस है, जैकोबी मेथड कर लो, गॉस सिडल कर लो, गॉस एलिमिनेशन, बहुत ज़्यादा फेमस है। ये 3 तो आपको करके जाना ही जाना है। सो अगर आप टिक मार्क के हिसाब से जाओ तो ये मैंने अभी अभी टिक किया है। मुझे पर्सनली लगता है 6 टॉपिक है ना, 3 इधर के 3 इधर के और सीकेंट, यानी कि टोटल 7 टॉपिक आपको मिनिमम इस पर्टिकुलर यूनिट से करके जाना ही जाना पड़ेगा। अब बोलोगे सर ये 3 नहीं आते क्या, देखो शॉल्स्की मेथड तो अभी अभी लेटेस्ट आया हुआ था, तो शॉल्स्की जो है वो एग्जाम में आ सकता है, बट मैं आपको बता दूं शॉल्स्की इसमें से सबसे ज्यादा लेंदी है। 2-2.5 पेज का आंसर जाता है और उसके बाद भी हमें पता नहीं चलता है आंसर करेक्ट जा रहा है कि नहीं। तो जो 70 आउट ऑफ 70 को एम कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा मार्क्स लाने के लिए एम कर रहे हैं, तो वो लोग भाई वैसे भी शॉल्स्की अच्छे से करो, 2-3 सम सॉल्व करके देखो। टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन फिर आपको ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये ऑप्शन में आप रहोगे जो कि आपको हमेशा लगता है। सो चॉइस आपका है, आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है आप देख लो। ये मेरे हिसाब से टॉपिक्स है। अब आप बोलोगे सर फॉर्मूलाज का है, ये देखो बाइसेक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला है, सीकेंट मेथड का फॉर्मूला एमसीक्यू में बहुत ज्यादा आता है और एक ही सम अब तक आया हुआ है लास्ट 6 पेपर्स में। रेगुलर फॉल्सी हमेशा सम आता है एग्जाम में। नेक्स्ट इज न्यूटन रैप्सन, हमेशा सम आता है एग्जाम में। यहाँ पे आपको ना x1 इज इक्वल टू x0 माइनस f ऑफ x0 अपॉन f डैश ऑफ x0 यूज करना है, और इसको यूज करने के लिए जो पहली इनिशियल गेस वैल्यू आती है वो आती है बाइसेक्शन मेथड से। और देन सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस, यहाँ पे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस को आपने थोड़ा स्किप किया तो भी चल सकता है, आपका कॉल है। नेक्स्ट बोला था जैकोबी अच्छे से कर लो। जैकोबी में जरूरत ये है कि आपको क्या चीज का ख्याल रखना है, डायगोनल एलिमेंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट के एडिशन से बड़े होने चाहिए, वैसे ही आते हैं मोस्टली। गॉस सिडल में भी इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल आपको रखना पड़ेगा। गॉस एलिमिनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको मैट्रिक्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो होता है ना रो ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज़। तो यहाँ पे आपको जो आपका लीडिंग एलिमेंट है उसको 1 करना है, R1 का पहला एलिमेंट, और उसके बाद उसके नीचे के 0 करने,
फिर R2 का हम लोगों को डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 करना है और बचे हुए आपको 0 करने हैं। आपको फिर बैकवर्ड एनालिसिस के हिसाब से, सब्स्टिट्यूशंस के हिसाब से x1, x2, x3 के आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे। पहले x3 का आता है, फिर x2 का आता है और फिर आता है x1 का, इसीलिए उसे गॉस एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है। सेम प्रोसेस फॉलो होती है जब गॉस जॉर्डन करते हो, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। यहाँ पे कैसे सिर्फ 6 लोगों के ऊपर, 5 लोगों के ऊपर काम किया, खत्म हुआ। यहाँ पे आपको टोटल 9 लोगों के ऊपर काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको यहाँ पे दिक्कत आए। तो ये थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। शॉल्स्की एंड एलयू डिकम्पोजिशन ज़्यादा एक्सप्लेन में नहीं करूंगा, बिकॉज वो इमीडिएट जल्दी से एक्सप्लेन भी नहीं हो पाएगा, तो इसके बारे में आप ख्याल रखना। यूनिट नंबर 6 क्या लिखा है दोस्तों? अगेन न्यूमेरिकल मेथड, सेम ही नाम है यार। फिर इसको सॉल्विंग कैसे करना है सर? मैं आपको बताता हूँ इसकी सीक्वेंस, जो मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से इसकी सीक्वेंस फॉलो करना है। कोई भी इसमें ज्यादा चेंजेस मत करो, आपको बहुत फायदा होने वाला है। ये बहुत मार्क्स देके जाएगा यूनिट दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आप किसकी प्रैक्टिस करो पता है? यूलर्स, फिर मॉडिफाइड यूलर्स एंड देन रंगे कुट्टा, 4th ऑर्डर। ये 3 को आप सबसे पहले, मतलब आप अगर पढ़ाई को बैठे हो तो ये 3 टॉपिक करके बाजू में हट जाओ, तीनों मिलके आपके 3 घंटे में हो जाएगा विद इन 3 आवर्स। इसमें करना क्या होता है मैं बताता हूँ आपको ना इनिशियल वैल्यू दी जाती है x0 और इनिशियल वैल्यू ऑफ y0 दी जाती है। उसके बाद h दिया जाता है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको एक फंक्शन दिया जाता है जो कि बेसिकली dy/dx के रूप में आपको एग्जाम में वो लोग क्वेश्चन में देते हैं। अब ये क्वांटिटीज देने के बाद आपको एक बढ़िया सा टेबल बनाना है, जहाँ पे x0 y0 की वैल्यू होगी, x1 की वैल्यू होगी, आपको y1 फाइंड आउट करना पड़ता है, y2 फाइंड आउट करना पड़ता है। ये सब कुछ आपको यहाँ पे करना पड़ेगा दोस्तों। इट इज माय काइंड रिक्वेस्ट, ये प्रायोरिटी से आप लोग पहले खत्म करो, ये फर्स्ट करना है आपको एंड इट विल टेक अराउंड 3 आवर्स। बहुत अच्छा लगेगा। नोट्स में से कर लो, कहीं वीडियो होंगे मेरे यूट्यूब पे तो वहां से कर लो, लेकिन कर लो। ये तीनों के ऊपर एग्जाम में सम्स कंपलसरी आते ही आते, ये पूरे टॉपिक के ऊपर ही सम आते हैं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। तो ये पहला लॉट। दूसरा लॉट आपको जो वर्क करना है वो करना है ट्रेपेजोइडल। मीनवाइल आपको यूलर मॉडिफाइड यूलर के बारे में जस्ट बता देता हूँ ताकि आपको वो थोड़ा सा हिंट लगे, सर क्या बता रही है। देखो, दिस इज यूलर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, मैंने जो बोले थे वो सारे फंक्शंस यूज हो रहे। देन देयर इज मॉडिफाइड यूलर्स, इसी यूलर्स का एक अपडेटेड वर्जन है जो कि रिफाइंड वर्जन करके आपको 2 इटरेशंस तक के सॉल्व करना होता है, जहां पे h यूजुअली h होता है, तो यहाँ पे h/2 और 2 फंक्शंस यूज किए गए हैं। हैविंग सेड दिस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट आपको दिखाई देगा रंगे कुट्टा, जहां पे आपको 4 एलिमेंट्स निकालने पड़ते हैं, K1, K2, K3, K4। और ये जो सारा झमेला यहाँ पे चल रहा है, K1 हो, K2 हो, K3 हो, K4 को फाइंड करने के लिए फॉर्मूले बहुत तगड़े रटने पड़ेंगे और 2 सम मिनिमम सॉल्व करने पड़ेंगे, 2 सम सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी जाके आपको ये K की वैल्यू आएगी और उसके बाद आप y1 की वैल्यू y0 प्लस K करके लिख सकते हो। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट क्लियर है आपके लिए? तो ये ओवरऑल आपका सेट था जो मैंने आपको सबसे पहले करने के लिए बोला। अब उसके बाद मैंने आपको बोला था ये कि आप लोग ये ट्रेपेजोइडल, सिम्पसन्स और सिम्पसन्स 3/8 कर लो। बहुत सिंपल है, एक टाइप जहां पे डायरेक्टली आपको टेबल दिया जाएगा। अगर टेबल दी तो भाई आपकी तो लॉटरी लगी गई, बिकॉज ये सारे एलिमेंट्स फिर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि इंटीग्रेशन y dx करके लेफ्ट में दिखाई देते हैं, लेकिन राइट में कोई इंटीग्रेशन नहीं, सिर्फ एडिशन सही तरीके से करना है, कोएफिशिएंट सही से मल्टीप्लाई करना है, काम ही खत्म। पहले और लास्ट का एडिशन, पहले और लास्ट का एडिशन, पहले और लास्ट का एडिशन, और बाद में जो सेटअप लगता है वो फॉर्मूला बहुत सही तरीके से याद रखना है। व्हाइल डूइंग दिस मेक श्योर कि ये जो y अंकल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो एक ही बार यूज हो, और यूज हो ऐसा नहीं कि किसी को आपको स्किप करना है। ये छोटी छोटी चीज है। इसमें एक तो टेबल खुद देते नहीं, तो ये टेबल हमें खुद को फाइंड करना पड़ता है, और यहाँ पे एक साइन कॉस के सम्स हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आपका कैल्सी जो है वो कौन से मोड में रखना पड़ेगा? कंपलसरी आपको आपका कैल्सी रेडियन मोड पे रखना पड़ेगा। तो ये रहा सेटअप, ट्रेपेजोइडल, सिम्पसन्स और सिम्पसन्स 3/8 वाला रूल, ये आपको कंपलसरी, भाई कंपलसरी करके जाना ही जाना पड़ेगा। सर कितना समय लगेगा? यार आप 4-5 भी सम्स करो तो भी चलेगा। मुझे नहीं लगता कि ये अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये ना ज्यादा से ज्यादा आपके 2 घंटे लेगा। 2.5 ले लो, चलो आपका नहीं मेरा नहीं, तो 2.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो मुझे बताओ, ये 3 घंटे का, ये 2.5 घंटे का हो गया आपका 5.5 घंटे का पढ़ाई। और उसके बाद आपको 2 टॉपिक करने, एक है लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन, एक है न्यूटन्स लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन। मोस्टली एमसीक्यूज में आता है आपको, मोस्टली न्यूटन का इंटरपोलेशन के 2 टाइप निकलते हैं, एक होता है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, ये होता है बैकवर्ड इंटरपोलेशन। इसके लिए आपको डेल्टा डेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है। डेल्टा इज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, डेल इज बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ये दोनों की जानकारी मैंने वीडियो 1 में दी है, वो पूरा नहीं देखना है, बस 15 मिनट का देखना है। अगर आप कोर्स पे ये वीडियो अभी फिलहाल देख रहे हो यूट्यूब वालों, आप लोगों को अच्छे से, बहुत अच्छे से ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इनका एक टेबल बनाना होता है, वो टेबल आना चाहिए। जब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का सम आए तो आपको सारी अगली वैल्यू लेके फिर जाके उसके फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करनी है। जब बैकवर्ड डिफरेंस का आपको सम आए तो सारी नीचे की वैल्यू पकड़ के आपको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। बहुत सिंपल है। अब
सर फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला एक बार बता पाओगे क्या? ये देखो, ये रहा आपका न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला, सारे डेल्टा 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 वर्जन यूज हुए, यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर्स के टर्म्स यूज हुए। यहाँ पे बैकवर्ड में देखो सारे डेल 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 वर्जन यूज हुए बैकवर्ड वाले। फॉर्मूला की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना जरूरी है, और इन सारी चीजों में जो एक प्लेयर जो बच्चे यूजुअली भूल जाते हैं दैट इज यू, जिसके बारे में आपको ख्याल रखना पड़ेगा। यू आपको बहुत अच्छे से फाइंड करते आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है यू का, इधर से देखो तो x माइनस एक्स नॉट बाई एच, एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एच, और यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे x माइनस एक्स एन बाई एच है। तो फॉर्मूले के सेट को एक थोड़ा सा समय देके इसको प्रैक्टिस करो। ये बंदा आपका 1.5 आवर में खत्म हो सकता है। मैं वापस बता रहा हूँ, आई एम कंसिडरिंग कि सॉल्विंग करके 1.5 आवर में। तो ये आपका नेक्स्ट है, ये थर्ड बंदा है आपका, सॉरी ये आपका थर्ड बंदा है। तो ये आपका थर्ड बंदा आपको करना है 1.5 आवर्स में खत्म विद फॉर्मूला, बहुत सही तरीके से। अब बचा कौन, सिर्फ और सिर्फ लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन। ये आपको एमसीक्यू में आता है मोस्टली, तो प्लीज लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन को ध्यान से देखना। आपको यूजुअली वाई फाइंड आउट करना पड़ता है, विच इज मेड अप ऑफ वही प्लेयर, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो आपको L0, L1 ऐसे कुछ प्लेयर्स निकालने के लिए जरूरत पड़ती है, और इनके स्टैंडर्ड फॉर्मेट से दोस्तों, वो फॉर्मेट को यूज करके आप इनके आंसर्स लेके आ सकते हो। सो सब कुछ एक्सप्लेन्ड है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक्सप्लेन करके चीजें बताने की कोशिश। ये देखो लैग्रेंजेस का ऑपरेटर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। सो बेसिकली इतना सब कुछ आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। जब पॉलिनोमियल पूछा जाएगा तो x को x ही रखो, एट x इज इक्वल टू समथिंग पूछा जाएगा तो एट x इज इक्वल टू समथिंग की वैल्यू पुट करो। सो बेसिकली दिस एंड्स योर यूनिट, एंड इस तरीके से आप देख सकते हो आपके पेपर पैटर्न में भी आपको मजा आएगा जब आप इस पूरे ओवरऑल पेपर पैटर्न को देखोगे कि भाई क्वेश्चंस में सारे के सारी चीजें कवर करिए। आपको लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन बस कहाँ पे दिखाई देगा, एमसीक्यू में दिखाई देगा। सो दैट्स ऑल दोस्तों, ये था आपका यूनिट 6 का टोटल एनालिसिस। तो 3, 4, 5, 6 सारे के सारे एनालिसिस आपको समझ में अगर आए होंगे तो दिस बेसिकली एंड्स आवर स्ट्रेटेजी सेशन। होपफुली सब समझ में आ रहा हो। जैसे कि मैंने बोला, कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी द किंग, तो प्लीज कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कर लेना आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।